हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ट्यूटोरियल और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं मार्केटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखिए, जो मार्केटिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी होती है। अगर आप मार्केटिंग की कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो आपको कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्योंकि कंज्यूमर जो है कि डायनेमिक बिहेवियर शो करता है और हर एक कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है। तो कोई भी कंज्यूमर का बाइंग मोटिव क्या है या उसकी बाइंग हैबिट क्या है, ये जाने बिना आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं। आपको ये जानना होगा, कुछ सवालों के जवाब जानने होंगे कि कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को क्यों बार बार परचेज कर रहा है, वो कब परचेज करेगा या क्या परचेज करेगा, किसी ब्रांड पे उसकी लॉयल्टी क्यों है, वो किसी एक पर्टिकुलर शॉप से बार बार क्यों प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। ये सब क्या कंज्यूमर के बिहेवियर में ही शामिल होते हैं। तो हमें कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी या फिर प्रमोशनल स्ट्रेटेजी या फिर आप कह लीजिए ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर सक्सेसफुल हो तो आपको कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, नीड भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर की मीनिंग क्या होती है। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से ही, कंज्यूमर बिहेवियर में बी डिफाइंड एज द बिहेवियर शोन बाय द कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ सर्चिंग, परचेजिंग, यूजिंग, evaluating and disposing of product and services which are expected to satisfy their needs and wants। ठीक है, यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो कि कंज्यूमर जो है कि कब शो करता है, किसी प्रोडक्ट को जब वो सर्च करता है, परचेज करता है या उसे यूज करता है या उसे इवेल्युएट करता है और बाद में उसे डिस्पोज ऑफ करता है। तो उस समय जो है कि वो जो बिहेवियर शो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, बेसिकली आप अगर सिंपल वर्ड में बोलना चाहते तो आप कह सकते हैं कि इट इज द बिहेवियर दैट बिहेवियर शोन बाय अ कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं। आइए एक हम लोग इसका जो है कि डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो कि फिलिप कोटलर जी ने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन इनका जो है दिया हुआ, ये क्या बोलता है? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी, ये स्टडी है हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस दैट परचेज एंड यूज। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, दैट परचेज एंड यूज इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। सेम चीज वही चीज है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर जो है कि ये एक स्टडी होती है किस चीज की, कि इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को कैसे परचेज करते हैं और कैसे वो उसे यूज करते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ठीक है, जिसे वो अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है, आप ले देखे ओवरऑल आपको दोनों से क्या होलसेल मतलब निकल रहा है कि इट इज द बिहेवियर शोन बाय अ कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ परचेज और यूज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को जो है कि इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज कर लीजिए, जैसे आप ही मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप अपने फैमिली में किसी से डिस्कस करते हैं या फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, या फिर जो है कि आप एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर कह लीजिए कि आप जो है कि कोई आपका फेवरेट स्टार है, जैसे टीवी स्टार है, जैसे कोई फिल्म स्टार है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो किसी चीज की एडवर्टाइज करता है तो आप उससे होते हैं। तो ये वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग वेरियस हेड्स के अंदर जो है कि वन बाय वन करके पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर की मीनिंग बताई, जिसमें मैंने बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो एक कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ परचेज एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शो करता है, मतलब दिखाता है। ठीक है, ये था। अब कंज्यूमर के बिहेवियर को मैंने ये भी बताया कि बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है,
तो उसमें हम लोगों ने जो है कि उन फैक्टर्स को 4 हेड में डिवाइड किया है। ये हमारे जो हेड्स हैं, पहला है हमारा पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में जैसे एज हो गया, हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर मान लीजिए, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशन हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमारा कह लीजिए कि ऑक्यूपेशन, पर्सनैलिटी हो गया, इनकम हो गया, ये सारी चीजें जो है हमारा क्या होता है, पर्सनल फैक्टर्स में आ जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप एजुकेटेड है और कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो उसका जो है कि बिहेवियर एज ए कंज्यूमर अलग हो सकता है किसी प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 करके इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी मैं ऐसे एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि जैसे मोटिवेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, ठीक है, लर्निंग हो गया, ये सारी चीजें जो है कि आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सोशल फैक्टर, ठीक है। सोशल फैक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो सोशल फैक्टर में जैसे हमारे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सारे लोग आ जाते हैं। हमने अभी ये भी बताया कि कहीं ना कहीं ये हमें भी ये एज अ फैक्टर हमारे डिसीजन को, एज अ कंज्यूमर बिहेवियर के डिसीजन को ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कल्चरल फैक्टर। कल्चर, ये आपको पता है कि किसी भी कल्चर का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी डिसीजन पर, ठीक है। यहाँ तो हम एज अ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक लाइफ में भी कोई डिसीजन लेना होता है तो कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो एज अ कंज्यूमर अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कल्चर भी कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब डिटेल में देखते हैं पर्सनल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में आता है डेमोग्राफिक फैक्टर, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, इनकम, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल। ये सारे जो है कि हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनल फैक्टर्स के अंदर आते हैं, जो कंज्यूमर बिहेवियर के को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। देख लेते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डेमोग्राफिक फैक्टर में जैसे मैंने अभी बताया कि एज हो गया, जेंडर हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एज की बात हम करते हैं तो आप ये जानते हैं कि हर एक एज में हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप न्यूली बॉर्न बेबी की अगर बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, अगर आप किसी यंग पर्सन की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, और अगर आप जो है कि किसी ओल्ड पर्सन की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो जब वो किसी प्रोडक्ट को परचेस करने जाएंगे तो उस समय जो है कि उनका क्या होगा, बिहेवियर भी कुछ अलग होगा। हालांकि यहाँ न्यूली बॉर्न बेबी तो परचेस नहीं करने जाएगा, लेकिन जो भी फैमिली मेंबर्स उसके लिए परचेस करने जाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही परचेस करेंगे ना। अगर ओल्ड पर्सन को ही अगर वो डिसीजन लेता है, यंग पर्सन लेता है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी कि उसके एज से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसी तरह आप जेंडर की बात कीजिए, अगर मेल है उसकी रिक्वायरमेंट फीमेल से अलग होती है, तो जब वो मार्केट में कुछ परचेस करने जा, सपोज करिए वो बाइसाइकिल परचेस करने जा रहा है, तो बाइसाइकिल अगर वो परचेस करने जाएगा तो उस समय जो है कि क्या वो अब एक अगर मेल है, अगर कोई एक लड़का है वो साइकिल परचेस करने जाएगा तो वो जेंट्स साइकिल को प्रीफर करेगा, और अगर लड़की है वो जाएगी तो गर्ल्स साइकिल को प्रीफर करेगी। तो उसमें क्या चीज आपको फर्क समझ में आ रहा है, क्योंकि डिसीजन किस चीज से, जेंडर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। देखिए इसका भी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर पर असर पड़ता है। अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी इनकम का कुछ न कुछ पोर्शन मैगजीन्स पर, बुक्स पर, न्यूज़पेपर पर खर्च करेगा, यानी कि उसका जो है कि एजुकेशन होने की वजह से वो इन सभी चीजों पे जो है कि खर्च कर रहा है। अगर कोई अनएजुकेटेड रहेगा तो वो क्यों खर्च करेगा, उसको किसी भी बुक या मैगजीन या न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको पढ़ना नहीं आता है। तो उसका जो हमारा जो है कि कंज्यूमर बिहेवियर का डिसीजन होगा वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, एजुकेशन से। अगर एजुकेशन है तो वो इन सब चीजों पे खर्च करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। और इसके अलावा भी एक एजुकेटेड पर्सन का जो किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने का अगर व्यू होता है तो वो अलग हो सकता है, वो उसके बारे में डिटेल में जाके जानकारी लेके तब परचेस कर सकता है। लेकिन अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, वो उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। वो अच्छा है खराब है उसके बारे में उसको क्लियर पता नहीं चल पाता है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि इस तरह से भी एजुकेशन इन्फ्लुएंस करता है किसको, कंज्यूमर बिहेवियर को। नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशन है। देखिए अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर बात करें तो उनके जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, जो एकेडमिक से जुड़े हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, ठीक है। तो जो है कि इस तरह से ऑक्यूपेशन भी क्या होता है कि हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है।
जब भी हम एज ए कंज्यूमर जो है कि डिसीजन लेते हैं या अपना बिहेवियर शो करते हैं, तो उस समय जो है कि वो हमारे ऑक्यूपेशन जो है कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हमारा है इनकम की बात करते हैं। ये तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट मार्केट में अगर लॉन्च हो रहा है तो इनकम का बहुत उसमें बड़ा रोल होता है उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में या फिर जो है कि फेलियर होने में। अगर जैसे सपोज कि कोई कंपनी है, अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसकी पैकिंग वो काफी बड़े साइज में से 1 kg 2 kg या 5 kg का कर रही है, ठीक है, तो जो लोअर इनकम ब्रैकेट के लोग हैं, जो मतलब कि मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो शायद वो उसको अफोर्ड ना कर सके, वो उसको बड़े पैकेजेस को ना खरीद सके। इसलिए कंपनी को इनकम के बारे में पता होना चाहिए कि जिस मार्केट में हम जो है कि प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वहां पे किस इनकम ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, ताकि उसी के हिसाब से अगर लोअर इनकम ग्रुप के लोग ज्यादा हैं तो फिर वो छोटे छोटे पैकेट्स में जो है कि उसको अवेलेबल कराएंगे ताकि उनका ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो सके। तो इस तरह से जो है कि इनकम भी कंज्यूमर बिहेवियर को जो है कि इन्फ्लुएंस करता है, कंज्यूमर के डिसीजन को कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करता है। कंज्यूमर जो है कि अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, डिसीजन लेता है कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है या ये नहीं खरीदना है। नेक्स्ट हमारा होता है पर्सनैलिटी। देखिए कंज्यूमर जो होता है वो उसकी पर्सनालिटी जो है कि अलग अलग होती है। कुछ कंज्यूमर जो है एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं कि रिस्क टेकर होते हैं, कुछ कॉशियस होते हैं, कुछ हमारे साई नेचर के होते हैं, ठीक है, कुछ बोल्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसी जिसकी पर्सनालिटी होती है तो वो भी कहीं ना कहीं जो है कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एटीएम कार्ड की बात हम करते हैं तो जनरली सभी के पास आज के डेट में एटीएम कार्ड मिल जाएगा आपको, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एटीएम कार्ड को यूज करने में बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा पैसा कट जाए या मेरा पैसा कहीं चोरी ना हो जाए, ऐसा वैसा सोचकर वो एटीएम कार्ड तो रखते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं। इवन बहुत से लोग ये तो सोचते हैं कि अगर बैंक अगर कंपल्सन ना करे तो मैं एटीएम कार्ड भी न लूं, और कुछ गिने चुने लोगों के पास एटीएम कार्ड मिलेगा भी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि वो रिस्क टेकर नहीं है, वो बहुत कॉशियस है ना, उनको डर लगता है। तो वही चीजें हैं कि पर्सनैलिटी भी इंसान की इन्फ्लुएंस करती है कि उसको बिहेवियर कैसा शो करना है, एज अ कंज्यूमर कैसा बिहेवियर उसको शो करना है, उसे क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लाइफ स्टाइल की। देखिए लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं तो लाइफ स्टाइल भी आपको है कि बहुत से लोग बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग बहुत हाई फाई में रहना चाहते हैं, मीन्स इन द सेंस कि वो हिप हॉप तरीके से बहुत ही अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि लाइफ स्टाइल जिसकी जैसी होती है तो वो जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाता है तो वो अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से खरीदता है। सपोज कर लीजिए अगर कोई एक सिंपल पर्सन है तो वो क्यों किसी भी जो है कि डेकोरेटिव आइटम पे खर्च करेगा, उसको कुछ शो ऑफ नहीं करना है, कुछ दिखाना नहीं कि मैं बहुत जो है कि यूनिक तरीके से रहता हूँ वगैरह वगैरह, उसकी लाइफ स्टाइल एकदम अलग है, तो वो इस पे नहीं खर्च करेगा। लेकिन वही कुछ लोग जो है कि थोड़ा शो ऑफ करने वाले होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा हाई फाई वाला होता है, तो वो क्या करते हैं डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह पे भी खर्च कर लेते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर को जो है कि क्या लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं हम लोगों का जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में हम देखिए क्या क्या आता है, एक मोटिवेशन, परसेप्शन आता है, लर्निंग आता है और बिलीफ एंड एटीट्यूड आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मोटिवेशन एंड परसेप्शन की बात कर लेते हैं। जब हम लोग मोटिवेशन की बात कर, कंज्यूमर को क्या चीज मोटिवेट कर रही है कि और उसका मोटिव क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है कि मतलब एज अ कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते समय हमें ये देखना होता है कि उसका मोटिव क्या है। वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी पर्टिकुलर फर्म से खरीद रहा है, तो उसका मोटिव क्या है, ठीक है, क्या चीज उसे मोटिवेट कर रही है। ठीक है, ये चीज हमें जो है कि पता करना होता है। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेशन होता है, जहां से उसको मोटिवेशन मिल रही है, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को वो बार बार खरीदने के लिए मोटिवेट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को या बाइंग डिसीजन को कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट हमारा होता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है माइंड सेटिंग, यानी कि आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट या एक फर्म के बारे में कुछ पॉजिटिव निगेटिव कुछ बना लेते हैं कि नहीं यहां से ये चीज अच्छा है, वो आप परसीव कर लेते हैं, उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उस समय भी कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग। ठीक है, लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब वो पढ़ने वाले से नहीं है, यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस है। जैसे अगर हम लर्निंग की बात करें तो अगर कोई कंज्यूमर है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट पहले परचेस किया था,
उसको अगर रिवॉर्डिंग रिस्पांस मिला, अच्छा रिस्पांस मिला, तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को या उस शॉप से फिर से जाकर प्रोडक्ट को परचेस करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसको रिवॉर्डिंग रिस्पांस नहीं मिला, अगर रिस्पांस बेकार था या प्रोडक्ट खराब था, तो वो दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर जाएगा या किसी दूसरे शॉप पर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, लर्निंग से भी जो है कि कंज्यूमर का क्या होता है, बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। और नेक्स्ट हमारा जो है बिलीव्स एंड एटीट्यूड की बात करते हैं। तो बिलीव्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बिलीव्स में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि अपना एक बिलीव बना लेते हैं, जो कि डीपली कन्विक्टेड, मतलब कुछ लोग अभी भी प्रेजेंट टाइम में, जैसे कुछ जो पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि जो एसआईपी वगैरह जैसे आजकल चलती हैं या फिर शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट है, वो इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनके दिमाग में नहीं, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, ये है वो है, वो बैंक में पैसा रखना अच्छा समझते हैं या पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना अच्छा समझते हैं। तो क्या वो उन्होंने बिलीव बना लिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए उनका डिसीजन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है उनके बिलीव से, जो वो अपना एक विचार बना लिए हैं कि नहीं, हमें वहां पैसा नहीं देना चाहिए, वहां पर रिस्क होता है, जो भी है। ठीक है, तो जो है कि इसलिए वो उनका कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर बिलीव से इन्फ्लुएंस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड देखिए पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है कंज्यूमर का। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तो उन्हें कोई प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि उनको रिवॉर्डिंग रिस्पांस दिखाई देगा। अगर निगेटिव एटीट्यूड वाले हैं तो उनको हर चीज में खराबी दिखाई देगी कि हाँ, ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये फॉर्म सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो है कि कंज्यूमर बिहेवियर एटीट्यूड से भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो ये हमारा था साइकोलॉजिकल फैक्टर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हम लोग का फैक्टर था सोशल फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस और लास्ट रेफरेंस ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं फैमिली की, तो देखिए किसी भी पर्सन की अगर बात करें एज अ कंज्यूमर, तो सबसे पहले वो कहाँ कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेस करने जाता है तो किससे डिस्कस करता है, अपनी फैमिली में डिस्कस करता है। ठीक है, तो अगर सपोज कर लीजिए उसका मन भी रहता है कि मुझे इस ब्रांड का जो है कि प्रोडक्ट परचेस करना है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली में डिस्कस करता है तो मे भी हो सकता है फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उस ब्रांड को ना बोले नहीं ये नया ब्रांड है, ये अच्छा नहीं है, आप इस ब्रांड को लो। तो उसका क्या बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको लगेगा ना कि हमारे पापा बोल रहे हैं या हमारे बड़े भैया बोल रहे हैं तो हमें जो है कि ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का लेना चाहिए, वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो फैमिली होती है वो पहला जो है कि सोशल फैक्टर फैमिली होती है। सबसे पहले हम फैमिली से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, फैमिली से ही सीखते हैं या पूछते हैं। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा जो सोप ला के दे रहे हैं आप यूज कर रहे हैं, शैम्पू ला के दे रहे हैं आप वो यूज कर रहे हैं। बड़े हो जाने के बाद भी बहुत रेयरली होता है कि लोग अपने चॉइस का शैम्पू या सोप यूज करते हैं, अदरवाइज जो है कि जो घर में आ रहा है उसी को वो कंटिन्यू करते रहते हैं। अब में ये चलता जाता है, वो उसको चेंज नहीं करते हैं। वो उनको लगता नहीं है हमारे दादा परदादा से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, हमारे पापा इस्तेमाल किए, हमारे दादाजी इस्तेमाल किए, हमारी फैमिली पूरी इस्तेमाल करते हुए आ रही, तो ये सोप अच्छा, ये शैम्पू अच्छा, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। तो जनरली ये आपको बहुत से घर में ऐसा देखने को मिल जाता है। तो क्या होता है, वहां पे फैमिली इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, फैमिली से इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है रोल्स एंड स्टेटस की बात कर लेते हैं। देखिए एक इंडिविजुअल को जो है कि वो कंज्यूमर तो है ही, कोई भी हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल को जो है कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रोल्स करना होता है। जैसे ऑफिस में है तो हो सकता है वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रहा है, घर में आया तो एक हस्बैंड का, एक फादर का रोल प्ले कर सकता है। तो जब वो एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रहा है तो उसका जो है कि डिमांड कुछ और हो सकता है, मीन्स उस समय उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कुछ और हो सकती है। वो जब एज ए एग्जीक्यूटिव जब मार्केट से कुछ परचेस करने जाएगा तो वहां पर एग्जीक्यूटिव का रोल उसके डिसीजन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन एज अ फादर या फिर एज अ हस्बैंड जब वो मार्केट में कुछ परचेस करने जाएगा तो वहां पे उसको जो परचेस डिसीजन होगा या कंज्यूमर बिहेवियर होगा वो एज अ फादर एज अ हस्बैंड जो है कि इन्फ्लुएंस होगा। उसके साथ ही साथ स्टेटस भी है। अगर कोई पर्सन ग्रेटर स्टेटस का है, अगर हाई फाई है, जिसका स्टेटस काफी बड़ा है, तो उस केस में जैसे कि उसका डिसीजन, जाहिर सी बात है कि परचेज डिसीजन जो है कि उसके स्टेटस से भी इन्फ्लुएंस होगा। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर आप बात कर लीजिए कि जो हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक को ले लीजिए, ठीक है,
और आप जैसे टाटा, बिरला, ये लोग बहुत बड़े जो है कि बिजनेस टाइकून है। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर कोई परचेज डिसीजन लेंगे तो क्या ये छोटे मोटे जो कमोडिटीज है, कंपनीज है, ब्रांड है, क्या उस पर कभी ये फोकस करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इनके जो भी चॉइसेस होंगे वो जो है कि हाई फाई होंगे। तो कहीं ना कहीं स्टेटस भी इंसान का जो है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा इसमें क्या है जो है कि रेफरेंस ग्रुप। देखिए, जब कभी भी एज ए कंज्यूमर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो हम अपने रेफरेंस ग्रुप से जरूर एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे फैमिली से हम लोग डिस्कस करते हैं, वैसे ही रेफरेंस ग्रुप भी होता है। ये रेफरेंस ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप होता है, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप होता है। डायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप में जैसे हमारी फैमिली, मैंने पहले बताया, उसके फ्रेंड्स हो गए, हमारा कोई सोशल ग्रुप है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि हाँ हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप। इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे कोई हमारा फिल्म स्टार हो गया, टीवी स्टार हो गया, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, ठीक है, ये लोग हो जाते हैं। तो इन लोग जो भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजन को हम लेते हैं। तो इस तरह से ये सोशल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जो है कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो लास्ट हमारा होगा कल्चरल फैक्टर्स। चलिए हम लोग देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स। इसमें हमारा दो चीज आता है, एक कल्चर आता है, एक सोशल क्लास आता है। जब हम पहला हम लोग का है कल्चर। अब हम लोग कल्चर की बात करते हैं। कल्चर देखिए क्या इंक्लूड करता है, इसमें बिलीफ्स, कस्टम्स, वैल्यूज, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। देखिए कल्चर जो है कि हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि अगर जो है कि किसी भी कंट्री में या किसी भी जो है कि स्टेट में अगर कल्चर अलग अलग होंगे तो आप एक प्रोडक्ट अगर लॉन्च करेंगे तो सभी कल्चर वाले उस प्रोडक्ट को जो है कि यूज करें, ये जरूरी नहीं है। सबका अपना अपना कल्चर है तो वो उसके हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, उनकी चॉइस उसके हिसाब से होगी कि उनके कल्चर में वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप बात कर ले, इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे सब कल्चर्स हैं, मीन्स बहुत ढेर सारे आपको कल्चर मिल जाएंगे। ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, सब जगह अलग अलग कल्चर है। तो आप अगर सेम प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो मे बी उनके बिलीव्स के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मार्केटर को ये पता करना चाहिए कि हाँ हम अगर किसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कल्चर में जो है कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कल्चर कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं करेगा। ठीक है, अगर हम अलग अलग कंट्रीज के कल्चर की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो इंडिया का कल्चर है वही सेम कल्चर क्या यूके का होगा या अमेरिका का होगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां का कल्चर अलग है। ठीक है, वहां वेस्टर्न कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर है। ठीक है, आज धीरे धीरे सब चीजें बदल रही हैं लेकिन कल्चर सबका अलग अलग है। तो इसलिए कल्चर का कहीं ना कहीं हमारे जो है कि कंज्यूमर बिहेवियर, एज ए कंज्यूमर बिहेवियर के डिसीजन पर वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस डालता ही डालता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सोशल क्लास। देखिए सोशल क्लास की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी में बहुत से स्ट्रेटिफिकेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से बेसिस पर जो है कि सोसाइटी में जो है कि वेरियस सोशल क्लास मिलते हैं। ठीक है, सोशल क्लास जैसे ये आपका एजुकेशन के बेस पे हो सकता है या फिर ऑक्यूपेशन के बेस पे हो सकता है, नेबरहुड के बेस पे हो सकता है, इनकम के बेस पे हो सकता है, वेल्थ के बेस पे हो सकता है या फिर रिलीजन के बेस पे हो सकता है। तो ये वेरियस सोशल क्लास मिल जाते हैं। जैसे आपका अपर सोशल क्लास हो गया, फिर लोअर अपर सोशल क्लास हो गया, फिर उसके बाद जो है कि लोअर मिडिल क्लास हो गया आपका, उसके बाद जो है कि अपर लोअर क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया। इस तरह से वैरायटी ऑफ क्लासेस जो है कि आपको मिल सकती हैं। अब जितनी भी क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी में तो जो है कि सभी क्लासेस का प्रेफरेंस सेम प्रोडक्ट नहीं होगा। कोई किसी प्रोडक्ट को जो है कि वैल्यू देगा, किसी प्रोडक्ट के लिए डिसीजन लेगा, कोई किसी प्रोडक्ट के लिए देगा। अपर क्लास वाला जो प्रोडक्ट यूज कर सकता है वो लोअर क्लास वाला यूज करे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर पॉसिबल भी है तो बहुत ही उसकी क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यही चीज बताया जा रहा है कि सोशल क्लास मतलब जैसे जैसे लोगों क्लास ऊपर नीचे मतलब अप एंड डाउन है, जो हायर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, सब में जो है कि डिसीजन लेते समय ये क्लासेस जो है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के डिसीजन को, कंज्यूमर के बिहेवियर को, कि आपको क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ। ठीक है, एजुकेशन। ठीक है, तो जो है कि सोशल क्लास भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये आपका मैंने चारों फैक्टर्स मैंने बता दिया। ठीक है, पर्सनल फैक्टर्स था, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स था और आपका जो है कि सोशल फैक्टर्स था और आपका नेक्स्ट कल्चरल फैक्टर। ये चारों मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे
कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला इसमें जो आता है स्टेप वो होता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन सर्च, उसके बाद होता है इवेल्युएशन, उसके बाद होता है परचेज डिसीजन, उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस शुरू कहां से होता है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है अनसेटिस्फाइड नीड का रिकॉग्निशन। अगर कोई नीड ही नहीं है तो क्या आप बाइंग प्रोसेस में लगेंगे, कुछ खरीदने जाएंगे? नहीं। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, मतलब आपकी कौन सी अनसेटिस्फाइड नीड है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, जब आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तभी आप जो है कि प्रोसेस में लगेंगे। अगर आपका नीड है ही नहीं तो फिर आप प्रोसेस में लगेंगे नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, मतलब कि क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड, मीन्स आपकी नीड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर होता है जब आपके पास नीड आ जाती है कि हाँ हमें ये नीड है, हमें इसे सेटिस्फाई करना है, तब आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। ठीक है, यानी कि उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करने लगते हैं कि जो हमारा नीड है। सपोज कर लीजिए आपको एक टेलीविजन खरीदना है, ठीक है, तो आपको टेलीविजन खरीदना है तो आपको फिर जब आपका पता चल गया कि हाँ हमारा नीड क्या है कि हमें टीवी लेना है, टेलीविजन लेना है, ठीक है, उसके बाद आप उसको खरीदने के लिए जो है कि वेरियस सोर्सेज के थ्रू जो है कि इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे कि कौन सी ब्रांड की टीवी अच्छी है, किसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी किसकी अच्छी है, ये सारी चीजों के बारे में आप इंफॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट करेंगे। वेरियस सोर्सेज, आप पर्सनल सोर्सेज से भी कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड वगैरह, कॉमर्शियल सोर्सेज जैसे जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह, उससे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, या अदर पब्लिक सोर्सेज से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है उसके बाद इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप इवैल्यूएट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इवैल्यूएशन में आप जो है कि वेरियस पैरामीटर्स पर उन सभी को आप इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया तो उसमें से हम इवैल्यूएट करके देखें कौन सा बढ़िया है, कौन सा खराब है। आपको जैसे अगर सपोज कर लीजिए टेलीविजन लेना है, टेलीविजन के बारे में आपको लोगों ने 4-6 ब्रांड के बारे में बताया, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी। अब आप जो है उसके बारे में जो है कि एक दूसरे से आपको कंपेयर करके इवैल्यूएट करके देखेंगे कि हाँ इसमें से हमें हमारे लिए जो है कि कौन सा जो है प्रोडक्ट या कौन सा ब्रांड प्रेफरेबल होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी इवैल्यूएट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सर्च करने से के बाद कि किस जगह से हमें जो है कि रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, किस जगह से हमें जो है कि क्वालिटेटिव चीज मिलेगी, जो है कि कौन सा शॉप हमारे नियर बाय में है जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें भी आप इवैल्यूएशन में कंपेयर कर सकते हैं आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट इन सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो जो है कि यहाँ पे इवैल्यूएशन में आप ये करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है परचेज डिसीजन। जब आप इवैल्यूएशन कर लिए, वेरियस अल्टरनेटिव्स को आप कंपेयर कर लिए, तब कंपेयर करने के बाद आप क्या करते हैं, परचेज डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आप परचेज डिसीजन लेते हैं। कभी कभी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी आपको परचेज डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ पर इस स्टेप में आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है और आप यहाँ पे फिर परचेज उस प्रोडक्ट को करते हैं डिसीजन लेने के बाद। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब कंज्यूमर जो है कि प्रोडक्ट को तो जो है कि परचेस तो कर लिया, परचेस करने के बाद जनरली क्या होता है, बहुत से कंज्यूमर जो है कि उस पर प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद भी सोचते हैं, उनको लगता है कि मैं इस प्रोडक्ट को लेके जो है कि गड़बड़ कर दिया, मैं इसमें ठग गया हूँ, ये मुझे कॉस्टली पड़ गया है, ऐसा कुछ उनको फीलिंग आती है। बहुत लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत लोगों को जो है रिवॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलता है तो लगता है नहीं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो पोस्ट परचेस बिहेवियर की भी जो है कि स्टडी बहुत जरूरी होती है मार्केटर के लिए। तो ये हमारा जो है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का ये 5वां स्टेप है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जब कभी भी अगर रिवॉर्ड्स उसको मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, तो उस केस में रिवॉर्डिंग रिस्पॉन्स के केस में जो है कि हम कंज्यूमर से फीडबैक लेते हैं और उसको जो है कि हम फीडबैक लेके और फिर उसको जो है कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है कि सेटिस्फाइड करना चाहते हैं कि वो हमारा लॉयल कस्टमर बन जाए।
अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि अगर किसी को प्रोडक्ट खरीदने के बाद एंजाइटी हो जाती है कि नहीं हमने तो वही प्रोडक्ट जो खरीदा है वो प्रोडक्ट खरीद कर हमने गलती कर दी है, तो फिर उसके बाद वो कंज्यूमर के उस बिहेवियर को स्टडी किया था आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उसके बारे में मार्केटर पता करता है और उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देकर सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है कि आप ये प्रोडक्ट जो है कि खरीदे हैं, अगर इसमें कोई कमी है तो हम आफ्टर सेल सर्विस के थ्रू इस प्रोडक्ट में जो कमियां हैं उसे पूरा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है कि पोस्ट परचेस बिहेवियर भी कंज्यूमर का जो होता है वो जो है कि यहाँ पर मार्केटर को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे जो थे 5 स्टेप थे हमारे किसके कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के। सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है यानी कि अनसेटिस्फाइड नीड क्या है, फिर उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है वेरियस सोर्सेज से, फिर उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर वो इवेल्युएशन करता है यानी अल्टरनेटिव जो उसको वगैरह वगैरह होते हैं उनको वो क्या करता है इवेल्युएट करता है, फिर परचेस डिसीजन करता है और लास्ट में पोस्ट परचेस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस होता है। तो ठीक है, आज आपका ये कंज्यूमर बिहेवियर जो टॉपिक था ये ओवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।